फिर एडवांस मान ज्ञान। प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 2। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था और इस कारण उस काल को कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को आदि मानव काल तथा पाषाण या पत्थर काल यानी स्टोन एज भी कहते हैं। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, यह काल 25 से 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल, यह काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल, यह काल 6,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का उद्भव प्रायः 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। हमारी धरती पर मानव जाति का उद्भव प्रायः 15 लाख से 20 लाख ईस्वी पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में और घने वृक्षों के नीचे रहा करते थे। नव पाषाण काल को खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में लोगों ने पत्थर के औजार बनाए थे। संभवतः मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू नव पाषाण काल में बनाया था, जब उसमें अस्थायी रूप से कहीं बसने की प्रवृत्ति जगी और उसने कृषि व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। धातु युग या नव पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य पेशा खेती था। जहां आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ, वहीं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार मनुष्यों ने नव पाषाण काल में किया था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन का स्थान मेहरगढ़ है, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। गेहूं मनुष्य द्वारा कृषि से उगाई गई पहली फसल थी। फिर जौ का उत्पादन हुआ। मेहरगढ़ के नवपाषाण युगीन कृषि गेहूं के साथ कपास भी पैदा करते थे और मिट्टी से बने घरों में रहते थे। नवपाषाण काल के मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम नामक स्थान में हुई थी। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबे से उसने सबसे पहले जो औजार बनाया था वह कुल्हाड़ी, जो अतिरंकम्पन नामक स्थान में मिला। प्राचीन भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो। सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। पूर्व पाषाण काल में क्वार्टरजाइट के बने बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे। मध्य पाषाण काल में लोग जिन बर्तनों को प्रयोग में लाते थे वे माइक्रोलिथिक के बर्तन होते थे। ये बर्तन एगेट, चट और जेस्पर के बने होते थे। नवपाषाण काल में ही लोगों ने बस बुनने की कला सीख ली थी। नवपाषाण काल में लोग आहार संग्रहकर्ता से आहार उत्पादक बन गए थे। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। कृषि कर्म के लिए लोगों ने नवपाषाण काल में पहिए के साथ चाक का आविष्कार कर लिया था। कांसे की खोज तांबा के बाद हुई थी। धातु युग में स्त्रियां कांसे के बने आभूषणों को भी पहनती थी। चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। चित्र बनाने की कला मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में सीख ली थी। मध्य प्रदेश स्थित भोपाल के भीमबेटका में मध्य पाषाण काल की शैल गुफाएं मिली है। नवपाषाण काल के अवशेष मुख्यतः कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल के उपकरण मुख्यतः राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मिले हैं। रॉबर्ट ब्रूस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत के पूर्व पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ताम्र पाषाण काल या चालकोलिथिक युग का काल सामान्यतः 1800 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक माना जाता है। धातुओं में मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। भारत में ताम्र पाषाण सभ्यता के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं: पश्चिमी मध्य प्रदेश, नर्मदा टोली, ऐरन, मालवा, कायथ आदि। दक्षिण पूर्व राजस्थान में गिलून एवं आहार। दक्षिण पूर्व भारत, पश्चिमी महाराष्ट्र, चंदौली, नासिक और प्रकाश यानी पुणे में। इनाम गांव, सोनगांव, जोरवे, दैमाबाद, नेवासा तीनों अहमदनगर में थे। सारण जिला बिहार के चिरांत नामक स्थान पर नवपाषाण काल की संस्कृति के साथ साथ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मैसूर के निकट स्थित ब्रह्मागिरी यानी भारत और नर्मदा नदी के तट पर स्थित नर्मदा टोली ये भी भारत में है से तांबे एवं कांसे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। आहार और गिलुंद दोनों बड़ी बस्तियां थी। आहार का प्राचीन नाम था तंबावती यानी तांबे का स्थान।
गिलुन आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। आहार का टीला 1500 गुना 800 फुट और गिलुन का टीला 1500 गुना 750 फुट बड़ा है। आहार से निर्माण कार्य के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तंदूर मिले हैं। यहाँ चावल और बाजरे की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। गिलुन से पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति आहार संस्कृति कहलाती थी। आहार, बालाथल और गिलुंद इसकी प्रमुख बस्तियां थी। बनास नदी घाटी के नाम से इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार से तांबे की वस्तुओं में अंगूठियां, चूड़ियां, चाकू का फाल, सुरमे की सलाइयां और कुल्हाड़ियां प्राप्त हुए हैं। साथ ही भेड़, हिरन, सुअर, गाय, कछुआ, भैंस, मुर्गे, बकरी, मछली की अस्थियां भी मिले हैं। बालाथल परकोटे से घिरी हुई बस्ती थी। चित्र भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण काल में स्थलों में बड़ी संख्या में अग्निकुंड भी मिले हैं, जो इस बात का साक्ष्य है कि वहां अग्नि पूजा का भी व्यापक रूप से प्रचलन था। ऐरन, नागदा और नादा टोली ये मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। मालवा संस्कृति के मृत भांड उत्तम कोटि के हैं। नागदा से कच्ची ईंटों का बना हुआ बुर्ज मिला है, जिसके चारों ओर एक खाई के साथ साथ परकोटा भी निर्मित है। नादा टोली का उत्खनन कार्य प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने करवाया था। नादा टोली से 2 किस्म के गेहूं, काला चना, मसूर, अलसी, खेसारी, हरी मटर, हरा चना इन फसलों को उपजाने का साक्ष्य मिला है। इनाम गांव दैमाबाद प्रकाश यानी जोरबे संस्कृति के मुख्य स्थल हैं। संख्या की दृष्टि से जोरबे की बस्तियां अधिक मिली है। महाराष्ट्र के उत्खनित स्थलों में से दैमाबाद काफी महत्वपूर्ण है। इनाम गांव जैसे स्थलों पर जोरबे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक विद्यमान रही। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दियों में फली फूली थी। जोरबे संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है टोटीदार बर्तन। जोरबे संस्कृति का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था। लोग शिकार करते थे और मछली भी पकड़ते थे। वस्तु विनिमय बाटर सिस्टम द्वारा तब लोग व्यापार करते थे। सोने के आभूषणों का प्रयोग भी जोरबे संस्कृति के लोग करते थे। नेवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दैमाबाद से तांबे की निम्न वस्तुएं प्राप्त हुई है। नंबर 1 साड़, दूसरा हाथी, तीसरा गेंडे, चौथा रथ चलाते मनुष्य। जोरबे संस्कृति के लोग लाल बोकाले मृत भांडों का प्रयोग करते थे। भीषण सूखा पड़ने से ताम्रपाषाण संस्कृति का अंत हो गया। भारत की आदिम जातियां भारत में 4 प्रकार की आदिम जातियां मुख्यतः निवास करती थी। मंगोलायड, नेग्रेटो, भूमध्य सागरीय द्रविड़ और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। मंगोलायड इस प्रजाति के लोग असम, भूटान, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्य में रहते थे। इनकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई, कद नाटा, सिर चौड़ा और नाक चपटी होती थी। नेग्रेटो प्रजाति के लोग अधिकतर अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते थे। इन जाति का मूल स्थान अफ्रीका देश था। नॉर्डिक या भारत की प्राचीनतम जातियों में से एक थी। भूमध्य सागरीय द्रविड़ भारत में द्रविड़ जाति के लोग भूमध्य सागरीय प्रदेश से आकर बसे थे। द्रविड़ों के निवास स्थान पंजाब, सिंध, मालवा, महाराष्ट्र, गंगा यमुना के द्वार में था। छोटे कद, छोटी नाक, बड़ा सिर और काले चमड़े इनकी शारीरिक विशिष्टता थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया से आकर भारत में बसी थी। आर्यों के भारत में आने के समय ये प्रजातियां भारत के पंजाब और दक्षिण भारत में निवास कर रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता पुरातात्विक इतिहास को समझाने की नवीनतम विधि रेडियो C14 विश्लेषण पद्धति है, जिसके अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता के परिपक्व चरण की सर्वमान्य तिथि मानी गई 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। वैसे कांस्य युग की यह सभ्यता 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रही। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट एवं सुमेर के समान विकसित थी। सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़, गनेरीवाला। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ और गनेरीवाला। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसमें 6 स्थलों को ही बड़े नगर का दर्जा प्राप्त है। सिंधु सभ्यता अथवा वैद सैंधव सभ्यता को पाक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा के अवशेषों को सर्वप्रथम ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में खोजा था और प्रकाशित किया था। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल और सुतकोदा था। लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन किया। रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित है। राखल दास बनर्जी 1922 में उत्खनन करवाया। सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा या कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। बीबी लाल और बीके थापड़ 1961 से 69 के बीच उत्खनन करवाया। घग्गर नदी के किनारे। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसका उत्खनन करवाया 1990-91 में। चुअंदड़ो सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। गोपाल मजूमदार ने इसका उत्खनन 1931 में करवाया। सिंधु नदी के किनारे। लोथल अहमदाबाद जिला यानी गुजरात के अहमदाबाद जिला में लोथल स्थित है। रंगनाथ राव 1955 व 1962 में इसका उत्खनन करवाया। भोगवा नदी के किनारे। कोटदीजी आदि पाकिस्तान के सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में स्थित है। फजल अहमद अली ने इसका उत्खनन करवाया 1953 में। सिंधु नदी के किनारे। बनवाली हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में इसका उत्खनन करवाया। सरस्वती नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। यगदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में इसका उत्खनन करवाया। सतलज नदी के किनारे। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद के काठियावाड़ जिला में स्थित है। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन करवाया 1953-54 में। मादर नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। यगदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया 1958 में। हिंद नदी के किनारे। सुतका गेंडोर मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ऑरेंज स्टाइल ने इसका उत्खनन 1927 में करवाया। दासक नदी के किनारे। सुतका को मकरान के समुद्र तट पर स्थित है। जॉर्ज डेल्स ने 1962 में उत्खनन करवाया। सादीकोर नदी के किनारे। अमलानंद घोष ने इसकी खोज सर्वप्रथम 1952 में की। तो इसकी किसकी खोज, इसको एक बार और देख लेते हैं। सिर्फ हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा या कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। धौलावीरा ये किसी नदी के किनारे नहीं था। चुअदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है। रोपड़ सरला नदी के किनारे है। रंगपुर मादड़ नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंद नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर दासक नदी के किनारे और सुतका को यह सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्राचीन सभ्यताओं में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार सर्वाधिक विस्तारित था। भारत की आजादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश स्थल गुजरात में खोजे गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तारित साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल प्रायः 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में था। सिंधु सभ्यता पूर्व में मेरठ जिले के आलमगीर से पश्चिम में मकरान तट के प्रदेश तक और दक्षिण में कीम सागर के संगम पर भरत राव से लेकर उत्तर में जम्मू के मांडा तक विस्तारित थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है। सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर में है और उत्तरी पुरास्थल जिला अखनूर जम्मू कश्मीर के मांदा में और दक्षिणी पुरास्थल जिला अहमदनगर महाराष्ट्र के दाइमाबाद में खोजे गए हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। सैदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत
संभवतः मोहनजोदड़ो का नगार है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। सैदब सभ्यता सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। सैदब सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ है। सैदब सभ्यता के धौलावीरा गुजरात स्थित पुरास्थल की खोज सर्वाधिक नवीनतम खोज सैदब सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की खोज दाई से मिला स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। इसके बीचों बीच स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने अपने नगरों तथा घरों के विन्यास हेतु ग्रिड पद्धति को अपनाया था। कालीबंगन से नक्काशीदार ईंटों एवं जुड़े हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग सोने एवं चांदी का आयात अफगानिस्तान से करते थे। सैदब सभ्यता में विदेशी व्यापार वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से? तो सोना का आयात अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से होता था। सोना का आयात अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से होता था। चांदी का आयात अफगानिस्तान, ईरान से होता था। चांदी का आयात अफगानिस्तान, ईरान से होता था। तांबा का आयात बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान से होता था। तांबा का आयात बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान से होता था। टीन का आयात ईरान, अफगानिस्तान से होता था। गोमेद का आयात सौराष्ट्र से होता था। लाजवर्द का आयात मेसोपोटामिया से होता था और सीसा का आयात ईरान से होता था। सिंधु सभ्यता में लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। जो शाकाहारी थे वे लोग गेहूं, चावल, दूध, मटर, जौ, फल, सब्जियां और दूध से बने पदार्थ आदि का उपभोग करते थे, जबकि मांसाहारी लोग मुर्गे, कछुए, मछली, गाय, भेड़ आदि जानवरों को मारकर खाते थे। मोहनजोदड़ो से पाई गई एक सील यानी मुहर पर 3 मुंह वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा की मूर्ति मौजूद है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी ऊनी बोसूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैदब निवासी केला, नींबू और खजूर भी उगाते थे। नाव बनाने का काम भी जानते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक नर्तकी की कांच से मूर्ति भी प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी में मिले महत्वपूर्ण अवशेष में शामिल हैं दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे एवं नगार। हड़प्पा की मुहरों पर सबसे ज्यादा एक सिंघी पशु का अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिलता है। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक गाड़ी तथा तांबे का बना एक दर्पण भी मिला है। हड़प्पा में श्रमिकों के निवास करने के लिए विशेष भवनों का निर्माण किए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हर्ष में अलंकृत ईंटों का प्रयोग मात्र कालीबंगा में ही किया गया है। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृति मिली, जो तो कुछ बर्तनों पर कुछ लेख भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसी भी बर्तन पर कोई लेख नहीं मिलता। हड़प्पा से प्राप्त भंडारागार का प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर खुलता था। हड़प्पा से प्राप्त भंडारागार का प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर से खुलता था। सैदब सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। लोथल एवं चूहदड़ो से मनके बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के दानों के मिलने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उन स्थानों पर धान की खेती हुआ करती थी। सैदब सभ्यता के लोग घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। लोथल नगर ही सिंधु सभ्यता में ऐसा नगर था जिसमें लोग के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सैदब सभ्यता की लिपि को भावचित्रात्मक संज्ञा दी गई है। इस लिपि को सिंधु निवासी दाईं से बाईं ओर लिखते थे। एक से अधिक पंक्तियों को लिखना होता था तो लोग पहली पंक्ति को दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति को बाएं से दाएं लिखते थे। यह क्रम पूरा लेख लिखने तक जारी रहता था। सुरकोसदा से सैदब काल के घोड़े के अस्थि का पंजर भी पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी यातायात हेतु 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेहलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। सैदब सभ्यता के लोग धरती को अनाज देने वाली देवी मानकर धरती की भी उपासना करते थे। वृक्षों की भी पूजा भी की जाती थी। सिंधु निवासियों द्वारा शिव पूजा किए जाने का प्रमाण मिले हैं।
हड़प्पा निवासी सूर्य की पूजा उपासना करते थे। यह बात वहाँ मिले स्वास्तिक के निशान प्रमाणित करते हैं। संभवतः स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की देन है। सिंधु घाटी के किसी भी नगर में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सैदव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना ही सर्वाधिक प्रचलित थी। कुबर वाला साड़ सिंधु निवासियों के लिए विशेष तौर पर पूजनीय था। सिंधु निवासी मातृ पूजा, शिव पूजा, योनि पूजा, जल पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा के साथ साथ तंत्र मंत्र, यंत्र, जादू टोना टोटका में विश्वास करते थे। स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह समाज मातृ सत्तात्मक था। सैदव सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियों को सांचे में न ढालकर हाथों से बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैदव काल में देवदासी प्रथा भी अस्तित्व में थी। सैदव सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते थे। सिंधु निवासी आग में मिट्टी की मूर्तियां को पकाते थे, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति के भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित होने के साक्ष्य मिले हैं। स्त्रियां श्रृंगार प्रावधानों का भी प्रयोग करती थी। सिंधु निवासी तलवार से परिचित नहीं थे। सैदव सभ्यता में लोग मनोरंजन हेतु शिकार करते, मछलियां पकड़ते, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते, चौपार पासा खेलते, नाचते, गाते, बजाते। सैदव सभ्यता में सोने, चांदी, हाथी दांत, सीप एवं तांबे से बने आभूषणों का प्रचलन था। आयात निर्यात का कार्य सिंधु निवासी जलीय मार्ग से नावों द्वारा करते थे। वे मस्तूल वाली नावों का प्रयोग करते थे। सिंधु निवासी गेहूं, जौ, कपास के साथ साथ तिल की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज 3 वर्गों में विभक्त था: शासक, मध्यम, निम्न। सिंधु सभ्यता में मातृक संस्कार 3 प्रकार के होता था: पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि, दाह संस्कार। पूर्ण समाधि में शव को भूमि में दफनाया जाता था। आंशिक समाधि में शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद शेष शव को दफना दिया जाता था। दाह संस्कार में संपूर्ण शव को जलाकर भस्म कर दिया जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने का, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी, जबकि लोथल एवं कालीबंगा में समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच रेल मार्ग बनाने के क्रम में ईंटों की आवश्यकता होने से हड़प्पा के खंडरों की खुदाई किए जाने के क्रम में ही अति प्राचीन सैदव सभ्यता के अस्तित्व में होने का प्रमाण मिलता है। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था तथा इसमें जलकुंड भी हुआ करता था। यह पूर्वी और पश्चिमी 2 खंडों में विभाजित था। पूर्वी खंड पश्चिमी खंड की तुलना में बड़ा है। कालीबंगा के उत्खनन में काली मिट्टी तथा काला सीसा की चूड़ियां मिली है। मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप पड़ी भी मिली है। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक इक्कागाड़ी भी मिली है। मोहनजोदड़ो में 7 परत मिलने से पता चलता है कि यह नगर 7 बार बसाया गया था। इसी कारण मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे अधिक चौड़ी सड़क की माप 10 मीटर है, जिसे राजपथ कहा जाता था। लोथल से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। लोथल के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यह शहर कई बार बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधुकालीन मुद्राएं वर्गाकार, चतुर्भुजाकार व बेलनाकार होती थी। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सुइयों से ज्ञात होता है कि सिंधुवासी सिले हुए कपड़ा पहनते थे। सिंधुवासी टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाते थे। सिंधु काल में 2 प्रकार की बैलों का प्रमाण मिलते हैं। नंबर 1 कुबड़ और बड़े सींग वाले बैल। नंबर 2 बिना कुबड़ और छोटे सींग वाले बैल। सिंधुवासी सूत काटना, कपड़ा बुनना और कपड़ा रंगना भी जानते थे। कर्नल अस्यूवाल का मत है कि सिंधु निवासी हिरणों के सींग का चूर्ण बनाकर और समुद्र फेन को भी औषधि के रूप में प्रयोग में लाते थे। सिंधुवासी भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग नहीं करते थे। उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधुवासी राजस्थान के खेतड़ी की खानों से तांबा प्राप्त करते थे। सिंधुवासी को तलवार, ढाल, कवच के बारे में ज्ञान नहीं था। सिंधुवासी अधिकांशतः पकी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लोथल से प्राप्त एक शव को कब्र में करवट लिए हुए लिटाया मिला है, जिसका सिर पूरब तथा पैर पश्चिम दिशा में है।
सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार का निर्माण संभवतः धार्मिक अवसरों पर जनता के सामूहिक स्नान के लिए किया गया था। सिंधुवासियों का मकान चौकोर होता था। मध्य भाग में आंगन होता था। आंगन के चारों ओर बरामदे, इसके बाद कमरे होते थे। कुछ मकान बहुत बड़े मिले हैं और जिसमें 30 कमरे या उससे भी ज्यादा मिले हैं। सैदब नगरों में सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को जाती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे बड़े बड़े नाले का निर्माण किया गया था, पूर्णतः ढका हुआ होता था। गलियों की नालियां मुख्यतः नालों में गिरती थी और मुख्य नाला शहर के बाहर निर्जन स्थान पर गिरता था। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण संभवतः बाढ़ से विनाश होना था। सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों का मत है। जॉन मार्शल का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। मिके का कहना है बाढ़ से। KUR कनेडी का कहना है प्राकृतिक आपदा से। डी आरसानी का कहना है भू-तात्विक परिवर्तन से। गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर का कहना है आर्यों का आक्रमण से। और स्टाइल का कहना है बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।